लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है? किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन कंटेन है उसको कौन बताएगा? लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम की आप दो डेफिनेशन लिख सकते हो। इट इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन, मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन contained in a body, motion contained in a body। या दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो इसकी? इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। जो आपका लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है? उस बॉडी के अंदर कितना मोशन कंटेन है वो क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। और जो मोशन है ना वो सिर्फ दो चीज पे डिपेंड करता है, एक किस पे? मास पे, और एक किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे। तो आप इसको ये कह सकते हो कि जो लीनियर मोमेंटम है ना उसको डिनोट करते हैं हम P से। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका फार्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू इट्स वेलोसिटी। अगर किसी चीज के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? लीनियर मोमेंटम। क्या बन जाएगा? लीनियर मोमेंटम। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, मास की क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है। देखो इसको बताया, एक्सप्लेन करता हूँ मैं। लीनियर मोमेंटम का मीनिंग क्या है? सपोज करो आपके पास ये है, एक पेपर मान लिया, एक लिए मार्कर मान लिया। तो अगर आप दोनों को थ्रो करोगे तो किसके अंदर ज़्यादा मोशन होगा? मार्कर के अंदर। जिसका मास ज़्यादा होगा उसके अंदर मोशन भी ज़्यादा होगा। दूसरी बात कि अगर मान लो एक बुलेट है और एक पेन को फेंक रहे हो, एक बुलेट को आप गन से फायर कर रहे हो और एक पेन को हाथ से फेंक रहे हो, तो किसके अंदर ज्यादा मोशन होगा? बुलेट के अंदर, क्योंकि बुलेट की क्या वेलोसिटी ज्यादा है। तो इसके लिए मीनिंग क्या है? उसका मोशन भी ज्यादा होगा। तो आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर मास को इंक्रीज करोगे तब भी उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर वेलोसिटी को बढ़ाओगे तब भी उसका क्या होगा? लीनियर मोमेंटम इंक्रीज होगा। तो अगर मैं मान लो ग्राफ बनाऊं इसके लिए, लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाया, कब? जब आपका मास क्या हो? कांस्टेंट हो। जब आपका मास क्या हो? कांस्टेंट हो। तो उसके लिए जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। दूसरी बात, एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैं कहता हूं आपके पास ये एक बॉल है, आपके पास ये एक बॉल है जिसका मास मान लिया 20 kg या 2 kg मान लेते हैं। मास क्या मान लिया? 2 kg। इसकी वेलोसिटी मान लिया आपने 10 मीटर पर सेकंड। क्या मान ली? 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा? लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो क्या आ जाएगा इसका लीनियर मोमेंटम? 20 kg मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया? इसका लीनियर मोमेंटम आ गया। क्या आ गया? लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम को इफेक्ट करने वाले दो होते हैं, मास और वेलोसिटी। तो अब इसके बाद करते हैं हम न्यूटन का सेकंड लॉ, जो किस पे डिपेंड करता है? न्यूटन का सेकंड लॉ। आपका न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है वो देखो एक बार। देखो दो तरीके से कर सकते हो न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये आपसे क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम with respect to time is directly proportional to the is directly proportional
टू दी अप्लाइड फोर्स, आपका कहने का मीनिंग क्या है कि जो आपकी जो फोर्स होती है, एक्सटर्नल फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, dp बाई dt। p के अंदर चेंज आना किसके साथ? टाइम के साथ चेंज होना क्या कहलाता है? फोर्स। क्या कहलाता है? फोर्स। इसके साइन को हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट मान लिया आपने k, क्या मान लिया? k। इस k की वैल्यू क्या होती है? 1। क्या होती है? 1। तो f क्या आ गया आपका? f क्या आ गया? dp बाय dt। क्या आ गया? dp बाय dt। इसका मीनिंग यही क्या होता है आपका? न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। अब P मैंने आपको क्या बताया था? क्या होता है P? P क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है P? मास इंटू वेलोसिटी। P की वैल्यू पुट कर दो, d बाई डी टी ऑफ mv। अब इस केस में अगर मैं मास को कांस्टेंट मान लेता हूं तो मास मेरा क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और dv बाई dt क्या होता है? आपको पता होगा, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है आपका? एक्सेलरेशन। तो इस dv बाई dt की जगह क्या पुट कर सकता हूं? a। तो F इजिकल टू क्या होता है? ma। क्या होता है? ma। ये आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। यही भी क्या आपका न्यूटन का सेकंड लॉ। इसका मीनिंग क्या हुआ? आप न्यूटन के सेकंड लॉ को ऐसे लिख सकते हो, F इजिकल टू ma। अगर मास कांस्टेंट हो, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? F इजिकल टू ma, या F इजिकल टू dp बाय dt। चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। कई बार आप इसको ना थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसको दूसरे तरीके से भी और एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो देखो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि भाई चेंज का मीनिंग क्या होता है? चेंज का मीनिंग क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। सपोज करो आपके पास ही एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास क्या था? m। इसकी वेलोसिटी क्या मान ली? u। इनिशियल वेलोसिटी क्या मान ली? u। तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? उसको इनिशियल लीनियर मोमेंटम कह देता हूं, मास इंटू वेलोसिटी। भाई लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? इसका मास m था, u इसकी वेलोसिटी थी, तो मास इंटू वेलोसिटी। इस पॉइंट पे जब टाइम 0 था, इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो गया? mu। टाइम t के बाद, आफ्टर टाइम t, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v। मास क्या रहा? m। तो इस टाइम पे इसका मोमेंटम क्या हुआ? mv। यहां पर वेलोसिटी क्या होगी? v। तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? mv। अब ये तो क्या हुआ? इनिशियल मोमेंटम। ये क्या हुआ? फाइनल मोमेंटम। अगर आपको चेंज बताना हो, चेंज का मीनिंग क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं कहता हूं कि मेरी हाइट पहले 5 फुट थी, बाद में होगी 7 फुट, चेंज कितना आया? इनिशियल थी कितनी? 5 है, फाइनल कितनी होगी? 7 है, तो चेंज कितना आया? 7 माइनस का 5, चेंज कितना आया? 2। तो कभी भी चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं? फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F इजिकल टू डेल P बाय डेल T। चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। मोमेंटम के अंदर कितना चेंज आया आपका? फाइनल माइनस का इनिशियल। टाइम के अंदर कितना चेंज आया है? t माइनस का 0। तो ये क्या आ गया आपका? pf फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम बाय t। फाइनल मोमेंटम क्या था आपका? mv। क्या था आपका? mv। इनिशियल मोमेंटम क्या था आपका? u बाय t। अब आपको क्या बताना? फोर्स। तो इन दोनों में m कॉमन निकाल लिया, v माइनस का u बाय t। और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा कि यहां लिख देता हूं, v इजिकल टू क्या होता था? u प्लस at। ये इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा? v माइनस का u इजिकल टू at।
तो आपका यहां से v माइनस का u बाई टी इज इक्वल टू a। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो v माइनस का u बाई टी की जगह आप क्या लिख सकते हो? a, तो m a। तो यहां से भी क्या आ गया? f इज इक्वल टू m में आ गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हो इसको। तो मेरा कहने का मीनिंग क्या था, जो आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जो आपकी अप्लाइड फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी dp बाय dt। अगर मास कांस्टेंट हो, अगर मास कांस्टेंट हो तो हमारा फार्मूला क्या बनता है? F इजिकल टू एम ए। F इजिकल टू एम ए। इस चीज को ना मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको कि अगर आपका मास कांस्टेंट ना हो तब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होगा। अगर आपका मास कांस्टेंट ना हो तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होगा, वो देखो एक बार। देखो इसके लिए ना आपको एक डिफरेंशिएशन का रूल होता है। क्या होता है डिफरेंशिएशन का रूल? डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है? अगर दो फंक्शन मान लिया आपने u और v, ये आपने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, ये आपने सेकंड फंक्शन मान लिया। ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया? सेकंड हो गया। इसको कैसे करते हैं? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। हम यहाँ t के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं। किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं? t के। यहाँ x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, पर हम यहाँ क्या ले रहे हैं? t के ले रहे हैं। अब सपोज करो आपको इसने दे दिया कि अगर मान लो दो फंक्शन दे दिए m और v, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो इसमें हमने यही फॉर्मूला लगाया ना कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? dv बाय dt, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, प्लस v dm बाय dt। अब देखो इसको इस तरीके से बताता हूं कैसे कर सकते हैं। अगर आपका मास कांस्टेंट ना हो, अगर आपका मास कांस्टेंट ना हो तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ उसकी फॉर्म क्या होगी? हमें पता है F इजिकल टू क्या बताया था आपको? dp बाई dt। और P किसके बराबर होता है? लीनियर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। इसकी वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा? d बाई dt m में v। ठीक है। अब यहां दो फंक्शन हो गए आपके। ये कौन सा फंक्शन हुआ? फर्स्ट फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन हुआ? सेकंड फंक्शन। करो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, मतलब v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये क्या होगी? इसकी न्यूटन के सेकंड लॉ की क्या होगी? डिफरेंशियल फॉर्म होगी जब आपका m कांस्टेंट ना हो, m कांस्टेंट ना हो। अगर m कांस्टेंट होता है तो सभी को पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। क्या होता है? ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है? जीरो होती है। अब क्यों जीरो होती है? क्योंकि है ना, अगर कांस्टेंट हो तो उसके अंदर चेंज नहीं आएगा। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसके अंदर चेंज नहीं आएगा। अगर मैं कह देता हूं कि यहां पर मेरा मास कांस्टेंट है, मैं कह देता हूं यहां पर मेरा मास क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये dm बाई dt क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। अगर मेरा मास कांस्टेंट है तो उसके लिए क्या होगा? डिफरेंशिएशन क्या होगा उसका? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। ठीक है। अब ये जीरो हो गया तो यहां क्या आ जाएगा? m dv बाई dt, F इजिकल टू m dv बाई dt। और dv बाई dt किसके बराबर होता है? एक्सीलरेशन के बराबर। तो यहां क्या आ गया? F इजिकल टू ma। यही क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ।
अब आपको एक बार थोड़ा सा बता रहा हूं, आपको इस बात के अंदर क्या ध्यान में रखना है, आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है कि अगर आपका न्यूटन का सेकंड लॉ आपसे क्या कहता है कि F इजिकल टू चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, ये भी न्यूटन का क्या है, सेकंड लॉ है। F इजिकल टू ma, ये भी क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ है। F इजिकल टू dp बाय dt, ये भी क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ है। और ये वाला है जो आपका, ये किस केस में है, जब आपका मास कांस्टेंट ना हो, जब आपका मास कांस्टेंट ना हो, तो उस केस में आप इस फार्मूले का यूज करोगे, F इजिकल टू m dv बाय dt प्लस का v dm बाय dt। ये बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि हमारा ज़्यादातर केस में क्या होता है, मास कांस्टेंट होता है। जब हाई स्पीड होती है, जब किसी चीज़ की हाई स्पीड होगी तो उसका मास क्या होगा, चेंज करेगा, वरना चेंज नहीं करता। तो ये हमारा क्या था, न्यूटन का सेकंड लॉ था। क्या था, न्यूटन का सेकंड लॉ।